तो आप देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय मौसम विभाग विज्ञान विभाग की, और मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि औसत से 5% अधिक बारिश होने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर एक बेहतर कृषकों के लिए और देश के लिए एक अच्छी खबर है कि औसत से अधिक वर्षा होने का अनुमान जताया गया है। और बढ़ते हैं हम अपनी खबर पर। हम बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, जहां खौफ के साए में जी रहा है हिंदू। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा और 24 परगना तक वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की गई। विरोध की आग अब भी नहीं बुझ रही है। उपद्रवियों ने चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया। उपद्रवियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों और दुकानों को टारगेट किया। यह हिंसा अभी थमी नहीं है। हालात यह है कि दंगाइयों के डर से मुर्शिदाबाद और मालदा से सैकड़ों हिंदू परिवार पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। मालदा में सैकड़ों दंगा पीड़ितों को अपने घर पर कब्जा होने का डर सता रहा है। असुरक्षा के ऐसे माहौल में अभी उनका वापस लौटना संभव नहीं दिखता। लेकिन इसे संवेदनहीनता कहें या फिर वोट बैंक की सियासत का कठोर चेहरा कि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम कहते हैं कि हिंदू परिवार भागकर गए जरूर हैं, लेकिन वो बंगाल में ही हैं। इसे पलायन नहीं कहा जा सकता। यानी कि एक जिले से दूसरे जिले के में अगर गए हैं और डर के मारे भाग खड़े हुए हैं तो उसको पलायन नहीं मानती है ममता बनर्जी की सरकार और उनके मंत्री। हिंदुओं के पलायन पर ममता बनर्जी की चुप्पी वोट बैंक की सियासत और तुष्टीकरण की ताजा मिसाल है। विशेष बात है कि टीएमसी नेता और मंत्री मौलानाओं के इस आंदोलन में शामिल हैं, लेकिन हिंसक प्रदर्शनों और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर चुप्पी साधे हैं। खास बात है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि राज्य में विरोध प्रदर्शन करने से किसी को नहीं रोका जा सकता, ये सभी का हक है। लेकिन अगर इन प्रदर्शनों में हिंसा होती है तो यह क्यों न माना जाए कि ऐसे प्रदर्शनों को ममता बनर्जी की शह मिली हुई है। उनकी मौन सहमति से ही हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बीच सोमवार को दक्षिण 24 परगना के बांगड़ में पुलिस ने इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी और उनके समर्थकों का नाम सामने आ रहा है। मुस्लिम मौलाना पारिजादा अब्बास सिद्दीकी की अगुवाई में बनी इस पार्टी ने खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हुए अपने पहले ही चुनाव में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ तालमेल किया था और संयुक्त मोर्चा बनाया था। वहीं अगर सूत्रों की माने तो जंगीपुर से टीएमसी सांसद खलीलुर रहमान का नाम भी सुनियोजित ढंग से की गई हिंदुओं के खिलाफ इस हिंसा में सामने आ रहा है। मुर्शिदाबाद के धुलियान में खलीलुर रहमान की नूर बीड़ी फैक्ट्री है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर उपद्रवी नूर बीड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। इस फैक्ट्री में 3 से 4 हजार मजदूर काम करते हैं। ये बांग्लादेशी हैं। पहले से ही अवैध तरीके से धुलियान में ये रह रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार इस पर चुप है। और हैरान करने वाली बात है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले को लेकर आतंकियों तक के ह्यूमन राइट्स और सिटीजन राइट्स का रोना रोने वाले बुद्धिजीवी भी एकदम चुप हैं। ऐसे में सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, कांग्रेस और लेफ्ट समेत दूसरे दलों का धर्मनिरपेक्षता वाला चोला भी इन हिंसक प्रदर्शनों ने उतार दिया है। ममता बनर्जी उन मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हिमायती बनी हुई हैं जो अब पश्चिम बंगाल के तमाम जिलों में अल्पसंख्यक नहीं रहे। वास्तव में देश में जिलेवार अल्पसंख्यकों का दर्जा घोषित करने की एक नई बहस भी शुरू करने की मांग कई वर्गों की ओर से की जा रही है, क्योंकि मुस्लिम जो कि सघन बसावट में रहते हैं तमाम जिलों में बहुसंख्यक समुदाय बन चुके हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन रिकॉर्ड पर अल्पसंख्यक बने हुए हैं। और लगातार अगर पश्चिम बंगाल में हम हिंदुओं की और मुस्लिम्स की जनसंख्या की बात करें तो 1971 की जनगणना से कम 10% 2011 की जनगणना में जो रिकॉर्ड्स जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें जो हिंदुओं की जनसंख्या वो कम से कम 10% घटी है और मुस्लिम्स की जनसंख्या 7% से ज़्यादा बढ़ी है। तो जाहिर तौर पर पलायन जो कि पश्चिम बंगाल से सटे हुए जिले हैं, प्रभावित हिंदुओं ने अपनी आप बीती सुनाई है। आप भी सुनिए। हम लोगों का यहाँ पे जो मोदी खाना दुकान है वो सब पूरे मतलब कि जला दिया और पूरा तोड़ फोड़ के, मतलब 2 दुकान है, दोनों दुकान में घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। इधर साइड हम लोगों का ये मतलब घर के पीछे एक घर है, उस घर में पूरा आग लगा दिया। 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है। और कुछ मतलब पानी भी पीने का ये नहीं है, सब टैंकी होंगे सब मतलब कि सब मतलब तोड़ फोड़ के मतलब कुछ भी ये नहीं है। यहाँ किए थे आग लिभाने के लिए तो वो भी मतलब कि फोन नहीं उठाया, फोन उठा ही नहीं रहा, कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। हाँ किया है यहाँ पे पूरा लूटपाट किया है। घर के महिला के साथ भी मतलब कि बहुत ये किया है। दरवाजा थी
उसको तोड़ के अंदर घुस गया था और घुस के पूरा तहस नहस कर दिया है और कुछ सामान ज़्यादा लूट के ले गया है। और ऑपोजिट पे मेरा दुकान है। हमको उम्मीद नहीं था जे हम नॉर्मल क्या होता है, तोड़ भांग होता है, यही सब होता है, उठा पटक, लेकिन शटर तोड़ के घुस जाएगा मॉब, ये हमको उम्मीद नहीं था। हम लोग दो स्टाफ के साथ भीतर में ही थे। क्या चाहते हैं? क्या चाहे सरकार एक्शन ले, मुआवजा दे, और क्या करेंगे हम लोग। अभी प्रशासन का भरोसा में है, अगर प्रशासन कुछ दीजिएगा तो खुल पाएंगे दुकान, और नहीं तो हमारा कोई समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकाल के जला दिया है। तो इस बुजुर्ग कारोबारी की बात सुनिए, ऐसा लगता है कि अपनी बात कहते कहते आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। वो कहते हैं हमने लोन लिया है 7-8 लाख रुपए का, 5-7 लाख रुपए का लोन लिया है, और अगर कोई मदद मिलती है सरकार की तरफ से तब तो ठीक है, वरना ये दुकान जो है ये दोबारा नहीं खुल सकेगी। महिलाएं कहती हैं कि क्या कुछ हुआ, आप बीती वो भी उन्होंने आपने बताई। भाजपा नेता दिलीप घोष का कहना है कि हमारे संविधान, संसद और अदालत को ये लोग चुनौती दे रहे हैं और ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी इनका नेतृत्व कर रही हैं। हमारी संविधान को, हमारा अदालत को, हमारा संसद को चुनौती दिया जा रहा है और ममता बनर्जी उसकी नेतृत्व कर रही है। ममता बनर्जी ईद की नमाज में जाके लोगों को भड़काते हैं और बोलते हैं जो चाहे करो हम चाहते हैं। वही हो रही है। पुलिस का ही नहीं है, बीएसएफ को आकर आग बुझाना पड़ रहा है। हाथ किसी का भी हो, सरकार क्या कर रही है, खुद आग लगाएंगे दोनों। वहां का लोगों का जीना हराम कर दिया भांगड़ का। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का कहना है कि वक्फ बिल को लेकर मुसलमान हर जगह विरोध कर रहे हैं। वक्फ एक्ट को लेके मुसलमान पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग का कहना है कि बंगाल की सरकार रक्षक के बजाय भक्षक बन गई है। ममता बनर्जी इस समय भारत के अंदर अत्याचार की मूर्ति बनके सामने आई है। बंगाल की सरकार रक्षक बनने की बजाय भक्षक की भूमिका में। और बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा है कि जाने वाले लोग पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं गए हैं, बल्कि बंगाल में ही जी रहे हैं और बंगाल में ही वो रुके हुए हैं। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ना जो हुआ निंदनीय है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर निखिल सिंह, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सोफिया खान, जो कि टीएमसी के नेता हैं, जुड़ी हुई हैं। सोफिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़े हुए हैं ताज़ा अपडेट्स के साथ में। सबसे पहले प्रसेनजीत के पास जाएंगे और जानना चाहेंगे ताज़ा अपडेट्स, क्या हिंसा थमी है और राज्य सरकार की ओर से कुछ किया जा रहा है? क्या कुछ जानकारी आप हमको देंगे, हमारे दर्शकों के साथ क्या साझा करेंगे? आखिरी में आपने फिरहाद हाकिम का बाइट सुनाया, रिएक्शन सुनाया जी। मुझे लगता है कि उनका जो अपने चेतला का घर है वहां से विस्थापित करके मेरे घर के आसपास किसी जगह पे लाना चाहिए और उसके बाद उनसे पूछना चाहिए कि आप तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की छोड़ आप कोलकाता की एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गए, आपको कैसा लग रहा है? जैसे हम कुछ पत्रकार के बारे में लोग मजाक में कहते हैं ना कि हम किसी जगह पे कुछ खराब चीजें हुए हैं, जाके माइक फूंस के पूछता है कि कैसा लग रहा है। वैसा ही फिरहाद हाकिम की मुंह में माइक फूंस के पूछना चाहिए कि अब कैसा लग रहा है।
मतलब एक इंसान कितना खतरनाक और कितना निष्ठुर हो सकता है, जी। ये बात सुनकर मुझे लगा। जी। एक तो उनको समझना चाहिए था, वो जो बूढ़े बाबा ने अपने दुकान दिखाकर बात कर रहे थे, आज पहला बैसाख का दिन है जी। आज बांग्ला नववर्ष का पहला दिन है। महाराज शशांक की समय से ये चालू हुआ था, अब 1432 साल में हम लोग प्रवेश किए हैं। आज बंगाल में रिवाज है कि सब अपने अपने हिसाब का जो खाता होता है, जिसे हाल खाता कहते हैं, उसे पूजा कराकर, चाहे वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में हो, चाहे वो कालीघाट काली मंदिर में हो, चाहे अलग अलग शहर की मंदिर में हो, पूजा करा के अपना जो अगले साल की व्यापार वो शुरू करते हैं। और ये इंसान रो रहे हैं, और जिस तरह से फिराद हाकिम जैसे लोग बयान दे रहे हैं, तो मुझे पता नहीं इसका क्या रिएक्शन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात तो यह है कि वक्त थोड़ी देर पहले जो हमारे देश की मिनिस्टर है किरण रिजिजू साहब ने केरल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने समझा रहे थे कि किस तरह से कुछ लोगों को अपने पैर के नीचे जो जमीन खिसक गया था, वो जमीन वापस देने के लिए ये वक्फ कानून में संशोधन लाया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि बंगाल में ये लोग वक्फ को बहाना बना के लोगों की पैर के नीचे से जमीन खिसक लिया, या उनकी सर से जो छत है वो भी ये कर लिया कि इन लोगों को अभी स्कूल में जाके एक अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के रहना पड़ रहा है, और कितने दिन रहना पड़ेगा किसी को मालूम नहीं। निखिल जी जी जी, अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ रहा है विनोद मिश्रा जी, और कितने दिन रहेंगे ये कह नहीं सकते। और सबसे विशेष बात है कि जो सियासत है वो चुप है, उसका विद्रूप चेहरा अगर कहा जाए तुष्टीकरण से लेकर वोट बैंक तक का, तो विद्रूप चेहरा सामने आ रहा है। क्या कहेंगे आप? निखिल, मैं जितना आपकी रिपोर्ट से समझ पाया हूं और जो साउंड बाइट आपने दिखाया है, तो हमें तो एक बात सोचना पड़ेगा जिस डिस्कशन में कि ये बेवजह का क्या फसाद नहीं है। क्या ये बेवजह के फसाद में किसी एक टारगेट से ऐसे लोगों को टारगेट नहीं किया जा रहा है जो लोग खुद पहले से ही टारगेटेड थे? तो बेवजह फसाद का मतलब इसलिए कह रहा हूं कि इस भीड़ के जो आप साइकोलॉजी देखिए, जिनको जुम्मे के दिन हर दिन बंगाल में इस तरह के हिंसा के वातावरण कौन तैयार करता है? कौन ऐसे लोग हैं कि हर जुम्मे के दिन और उसके बाद उस भीड़ को इतना वोलेटाइल करते हैं, और वो जाके सीधे हिंदुओं की बस्ती में घुसता है, आग लगाता है, दुकानों को तोड़ फोड़ करता है। उस भीड़ से कोई पूछे, उस वक्त से उस बेचारे प्रजापति को, मूर्तिकार का क्या कसूर था कि आप वक्त में उसके आंदोलन में रात में उसके घर घुसते हैं, उसके बच्चे को मार देते हैं, उस बुजुर्ग को मार देते हैं, दुकानदारों के सारे दुकान लूट लेते हैं। ये वक्त से उस बेचारे उन गरीब लोगों की क्या कसूर है भाई? तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पैनिक बनाया गया है उसमें पीछे लोगों की मंशा क्या है। सियासत करने वाले लोग जो देश में घूम घूम के लोग जाति गणना कर रहे हैं और एक्सरे कर रहे हैं, क्या एक्सरे करेंगे उनका जो मूर्तिकार है, या एक्सरे करेंगे जो बुजुर्ग रोता हुआ अपनी दुकान जलाने की व्यथा हमारी रिपोर्ट में सुना रहे थे? तो सवाल ये है कि आप बंगाल को जो एक लैबोरेटरी बना रहे हुए हैं और उसके जरिए आप देश में मैसेज देना चाह रहे हैं, उस मैसेज को भी लोगों को समझना चाहिए। उस लोगों को समझना चाहिए कि बंगाल ने 1946 में भी डायरेक्ट एक्शन डे देखा था जी। क्या ये वो एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट एक्शन डे का है कि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ेगी वहां जो है हिंदू प्रताड़ित होंगे, वहां उनको भगा दिया जाएगा? ये सारे चीज़ें अगर आप देखिए तो पूरे दीवारों पे लिखा हुआ एक इबारत जैसे आपको दिखेगा कि ये बंगाल में चल क्या रहा है, और ममता बनर्जी के मन में और दिमाग में क्या सातिरपाना एक सियासत चल रही है कि वोट की सिक्योरिटी वो जब कभी भी या ऐसे नेता वोट बैंक में देखते हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि देश के लिए एक खतरनाक ट्रेंड है। जी सोफिया खान जी, बहुत सारे सवाल हैं जो ममता बनर्जी की सरकार से, टीएमसी से पूछे जाने हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी वहां क्या हिंदुओं को मारकर भगा दिया जाएगा? नमस्कार आप सभी को। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बंगाल की ऐसी स्थिति हो गई है, और ममता बनर्जी ने ऑलरेडी एक अपील भी किया है और कड़े शब्दों में भी कहा है कि जो भी लोग हों वो टीका लगाते हों या टोपी पहनते हों, जो लोग भी उग्र लोग हैं, देखिए हमारा संविधान
पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत देता है और दंगों की इजाजत किसी को भी नहीं देता। तो जो लोग भी इसके पीछे हैं, 150 लोगों से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी हो भी रही है। और जैसा हम सब जानते हैं कि मुर्शिदाबाद, देखिए बंगाल में कई डिस्ट्रिक्ट हैं, हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ज्यादातर जो जगह बॉर्डर से रिलेटेड नहीं है या जुड़ा हुआ नहीं है वहां पर इस तरीके के वारदात नहीं आए। लेकिन अगर बॉर्डर एरियाज में, इलाकों में जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, उन इलाकों में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। हम जानते हैं कि बांग्लादेश में अगस्त से जो हालात थे उसका प्रभाव, उसका असर जो है हमारे देश में भी कुछ न कुछ हद तक देखने मिला है। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक चूक है। अगर अभी कोई कह रहा था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को उतारना पड़ा, पुलिस वहां पर नाकाम हो गई, ठीक है, चलिए सही बात है। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर वहां उतर ही गई है तो फिर 4 दिनों से फिर वो वहां पे क्या कर रही है, क्यों नहीं इस दंगे को रोक पाई? तो ये दंगा तो किसी को भी मंजूर नहीं है ना। मुसलमान, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान वहां पर जाकर, देखिए दोनों ही पक्ष में बुरे लोग होते हैं। फिरहाद हाकिम ने कहा, फिरहाद हाकिम नहीं, देखिए दोनों पक्षों में, दोनों ही पक्षों में ये तो बड़ी एक जनरल सी सतही सी बात है कि देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई और गंगा जमनी तहजीब, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। लेकिन उसके बावजूद जब पलायन अगर हिंदुओं का हो रहा है, मारे अगर हिंदू जा रहे हैं, तो सवाल ये जरूर ममता बनर्जी से पूछा जाएगा, सरकार उनकी है। और आपने जिस तरह से कहा कि बीएसएफ उसकी जिम्मेदार है, तो जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पहले भी जो सारी चीजें होती रही, कोई पहला मामला नहीं है। और जो आपने कहा कि ये जो सारा प्रकरण है, इस पर अगर सरकार को जिम्मेदार न ठहराया जाए तो किसको ठहराया जाए? देखिए फरहाद हकीम की जहां तक बात है, शायद उनके कुछ बातों को आप लोग देखिए, आजकल तो क्लिपिंग का दौर है, छोटे छोटे क्लिपिंग काट कर डाल दीजिए, पूरी बात तो डालते नहीं है ना। फरहाद हकीम ने एक और स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि बंगाल में पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इजाजत मिल सकती है, पूरे देश में ही मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर जो लोग भी दंगे करते हैं उनको अगर करना है तो आप लोग दिल्ली जाइए, जंतर मंतर में जाइए, वहां पर हम भी आपके साथ चलेंगे वहां पर, क्योंकि कानून तो वहां से पास हुआ है ना, दिल्ली से बना है। तो बंगाल में इस तरीके की चीजों को नहीं टॉलरेट किया जाएगा, ये फिरहाद हकीम ने बकायदा कहा है। और फिरहाद हकीम ने कहा है, देखिए जब सवाल रिपोर्टर्स पूछते हैं तो शायद उन रिपोर्टर्स पूछते हैं कि क्या सारे लोग बांग्लादेश जा रहे हैं, तो उसी रिलेटेड फिरहाद हकीम आपने कहा कि बांग्लादेश की जो घटना हुई है उसका असर, आपने कहा नहीं क्लिपिंग नहीं, वो देखिए वो बिल्कुल कैमरे पे है, सबके सामने है, उसको डिफेंड करना, देखिए मुझे लगता है उसको डिफेंड करना, सुनिए, इसी तरह की चीजें ममता बनर्जी डिफेंड करती रही हैं, इसी तरह की चीजें दरअसल ममता बनर्जी जब डिफेंड करती हैं तो ये लगता है कि आप उनको शह दे रहे हैं। जब आप किसी को डिफेंड करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए आप प्रदर्शन करना तो किसी का अधिकार है, हिंसक नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन हो भी गया, सुनिए ना सोफिया जी, जब प्रदर्शन हो गया, वो प्रदर्शन हिंसक हुआ तो सवाल उठाए जाएंगे। आपने कहा कि बांग्लादेश में जो घटना हुई है उसका असर यहां भी हुआ, कैसे जरा ये भी समझाएंगी, और क्यों होना चाहिए उसका असर? आपने मेरी पूरी बातों को खत्म नहीं करने दिया आपने। नहीं, जो बात आप बता रही हैं ठीक है, जो आपने बताई वो बात ठीक है, लेकिन जो सवाल पूछेंगे वो बताइए। से कोई कानून लागू हुआ है, अभी आज ही चलिए हिंदू मुसलमान की बात खत्म कर दीजिए, किसानों के साथ जो हुआ, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, किसान के आतंकवादी तो नहीं थे, वो लोग तो देशद्रोही नहीं थे कि उन्होंने कानून क्यों नहीं माना। तो आज मुसलमानों के सर पे भी अगर तोप दिया गया है, तोप चला दिया गया है, तो मुसलमान मान ही ले, ये जरूरी नहीं है। मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ। तो यानी आप कह रहे हैं मुसलमान अगर मान नहीं लेंगे तो हिंसा करेंगे? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट तक तो ठीक है, प्रोटेस्ट पर किसी को देखिए सोफिया जी, प्रोटेस्ट तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरे देश से उसका निखिल, मैं अब बीच में रोकूंगा। नहीं, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। हमारे हम नाम निखिल जी भी हैं, डॉक्टर निखिल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। निखिल जी ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रोटेस्ट तक तो ठीक है, ये हिंसक प्रदर्शन है, और जिस तरह से सोफिया जी कह रही हैं कि ये बहुत दुखद घटना है, इसकी निंदा की जानी चाहिए, क्या सिर्फ निंदा की जरूरत है? देखिए आज बांग्ला नववर्ष का पहला दिन है और इस दिन हर बंगाली का हृदय व्यथित है और पूरे देश के हिंदुओं का हृदय जो है व्यथित है और वेदनाग्रस्त है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने सभ्य समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है
कि पश्चिम बंगाल के प्रशासन ने न सिर्फ संविधान के विरुद्ध बल्कि बहुसंख्यकों के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध जिस तरह से एक तरह से युद्ध का ऐलान कर दिया है। आपने देखा कि 10 अप्रैल को यहाँ इसके कैबिनेट मंत्री तृणमूल सरकार के सिद्दीकुल्ला चौधरी ने जिस तरह एक बड़ी रैली की कोलकाता में, और उन्होंने कहा कि हम लोग कोलकाता को तो बाद में जाम करेंगे, 50-50 जगहों पर 2-2 हजार कार्यकर्ताओं को भेज के पूरे कोलकाता को ठप करेंगे, पहले डिस्ट्रिक्ट को टाइट कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि सत्ता शीर्ष के जो सत्ताधीश है उनका भी फोन आकर के उन्होंने उन्हें बधाई दिया है कि आपने इतनी अच्छी जनसभा की और एक तरह से रैली की। उसके बाद से कोलकाता ही नहीं, आसपास के हुगली, मिठियापुर, डायमंड हार्बर और मुर्शिदाबाद विभिन्न जगहों पर हिंसा का दौर चल रहा है। मुर्शिदाबाद में आपने देखा कि किस तरह से हरगोविंद दास और चंदन दास नामक 2 व्यवसायियों की, 2 सामान्य हिंदू नागरिकों की घर से खींचकर आतताइयों ने उनकी हत्या कर दी और प्रशासन मौन बना रहा। इसके साथ कम से कम हजारों की संख्या में, बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन जो है नदी पार करके और दूसरी जगहों पर होता चला जा रहा है। हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, हमारे विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी को हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट के आदेश पर वहां बीएसएफ की तैनाती हुई और उसके बाद से हिंसा जो है सो उसमें थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, राज्य सरकार पूरी तरह मूक दर्शक बनी हुई है। जो हिंसा पीड़ित है उनके लिए एक भी शब्द नहीं कहा गया प्रशासन के द्वारा सहानुभूति के लिए। उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? जो 2 लोग मारे गए हैं उनको कंपनसेशन देने की भी बात नहीं की गई है। हजारों की संख्या में जो अपने ही देश में रिफ्यूजी बने हुए हैं, उन्हें यह कहा जा रहा है कि बंगाल में थे, बंगाल में है। यह सत्ता का सबसे शर्मनाक चेहरा है। इसकी जितनी घोर भर्त्सना की जाए वो कम है। मुझे ऐसा लगता है कि वोट बैंक की एक तरह से वोट बैंक को बचाने के लिए इतनी बुरी तरह जो सत्ताधीश है, जो बंगाल की सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि वह उसने हिंदुओं के विरुद्ध एक तरह से युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब संविधान की रक्षा कैसे हो, हिंदुओं की रक्षा कैसे हो, यह समूचे देश को सोचना है। जी आपने देखा कि जिस तरह से आप फिरहाद हकीम का नाम ले रहे हैं, सिद्दीकुल्ला चौधरी का नाम ले रहे हैं, और कल भांगर में क्या हुआ? भांगर में भी हिंसा का दौर रहा, पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। हिंदुओं का पलायन, जिस तरह 9 जिले हैं जिसमें की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, वहां मुस्लिमों का जो बाहुल्य है वो आधिपत्य वो स्थापित हो चुका है। इसने कई संवैधानिक प्रश्नों को भी जन्म दिए कि क्या जो मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें हिंदुओं को अपनी आजीविका चलाने का अधिकार नहीं है? क्या वो उन क्षेत्रों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो जाए, अपने देश में रिफ्यूजी की तरह रहे? ये इसने सभ्य समाज के सामने प्रश्न पैदा किया है, समूचे देश के सामने प्रश्न पैदा किया है, जिसका उत्तर सरकार के पास नहीं है। और सरकार बेशर्मी से चुप्पी साधे हुए है केवल अपने 33% वोट बैंक की रक्षा करने के लिए। और मैं यह मानता हूं कि उसने सरकार ने अपना समस्त जो है सो एक तरह से नैतिकता का तकाजा है कि सरकार तत्काल इस्तीफा दे। और सरकार जब यहाँ के जो नागरिक है, जो बंगाल के जो सामान्य नागरिक है, उनकी जान माल की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है और इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है। हमारी होम मिनिस्ट्री के हाथ में जितना था बीएसएफ के माध्यम से उसने करने का प्रयास किया है। हमारे जो राज्य अध्यक्ष उन्होंने जा करके वहां पर कॉम्पेंसेशन दिया है, हमारी पार्टी और उसके कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन तृणमूल के मंत्री ये कह रहे हैं कि बंगाल में सब कुछ सामान्य है और एक बंगाल में एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई एक सामान्य बात है। ठीक है। जवाब लेंगे इस पर। जी सही बात है। आपके मोहल्ले से निकाल करके अगर दूसरे मोहल्ले में रख दिया जाए, किसी दूसरे के घर में या फुटपाथ पे, निश्चित तौर पर संवेदनहीन बयान है। इसको कोई भी कुछ भी कहेगा, सोफिया खान जी इस पर कुछ भी कहें, लेकिन ये संवेदनहीनता की चरम है। और जाहिर तौर पर इस पर विनोद मिश्रा जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। विनोद जी हम आपके पास आते हैं, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा दर्शकों, ये चर्चा हमारी ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की जो परिस्थिति है और उसके बाद जो उस पर सियासत है उसकी, किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो राज्य सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है और क्या सब कुछ ठीक ठाक इसी तरह से इसको मैनेज किया जाना चाहिए था। जिस तरह से अभी डॉक्टर निखिल सिंह ने कहा कि दरअसल ये जो पूरी स्थिति है वो हिंदुओं के खिलाफ ऐसा लगता है कि जैसे पश्चिम बंगाल में युद्ध का ऐलान कर दिया गया हो और ममता बनर्जी की सरकार मूक दर्शक बनकर उसको देख रही है। विनोद मिश्रा जी भी इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी देखिए, मैं अभी निखिल जी का सुन रहा था। सोफिया जी ने भी अपनी बात जो है, अब अच्छी वक्ता है सोफिया जी, लेकिन सोफिया जी जो आपने तर्क गढ़ा है, अब उस तर्क का मैं आपको 2-3 इंस्टेंस दे सकता हूँ। हम लोग एक जर्नलिस्ट हैं तो कम से कम सारी चीज़ें देख रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके बात के आरोप का प्रत्यारोप का जवाब तो निखिल जी देंगे, आप अपने आरोप लगाएंगे। सवाल ये है कि जो बात आप बांग्लादेश की बात और बीएसएफ की बात कर रहे थे, आपके मंत्री सफीदुल्ला चौधरी ने कहा है कि वो जो 2 निर्दोष मारे गए थे मासूम, वो बीएसएफ की गोली से मरी है। आप उस बात को भी कहिए कि वो भी तोड़ मरोड़ को किया गया। दूसरा, आपके जो प्रवक्ता है कुणाल घोष, वो कह रहे थे कि ये मौत जो हुई है वहाँ वो बीएसएफ के इसमें था पेट्रोलिंग में, और ये मौत जो हुई है उसके जिम्मेदार बीएसएफ है। ये तो अभी सोफिया जी भी कह रही थी कि दरअसल जो है वो खुद कह रही हैं इस बात को। तो आप ये समझिए कि क्या बीएसएफ की वहाँ जो पेट्रोलिंग है वो वहाँ लोकल बंगाल पुलिस के अंदर में है या पूरा इंचार्ज बीएसएफ के इसमें आ गया है, कंट्रोल में आ गया है? क्या वहाँ उस इलाके में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है? आप मानते हैं इस चीज़ को? वहाँ आपका एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम नहीं कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? अगर ये सवाल सब लेके आप आते हैं, वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि जो बात आज सामने में दिख रहा है कि वक्फ आंदोलन के जितने भी वहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुए हैं, आयोजन हुए हैं, ईद के मौके से लेके हर जगह ममता बनर्जी खुद पहुंची है। आप कहिए तो मैं वो बाइट भी सुना दूं। और वो दीदी जो सबकी दीदी बनती है, माँ माटी मानुस, क्या वो दीदी की ममता वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ वहाँ मासूम बच्चे कुछ यहाँ मुस्लिम बहुल इलाके में एक तरह से एक पानी के लिए दम तोड़ते हुए नजर आते हैं? वो ममता उनकी दिखाई नहीं देती है जब वो कहते हैं कि हम 1 इंच जमीन नहीं छीनने देंगे। किसकी जमीन छीनी जा रही है भाई? वक्फ को लेके जितना भ्रम फैलाने की ये पूरे विपक्ष के लोग साजिश कर रहे हैं, वो एक तरह से जो गुमराह करके एक पोलराइज कर रहे हैं उस चीज में, हर कोई उसमें आगे दिखना चाह रहा है। हर कोई, उसे पता है कि अगर हिंदू वोट डिवाइडेड है तो मुस्लिम वोट को यूनाइटेड करने के लिए, पोलराइज करने के लिए हर कोई एक वक्फ को एक मोहरा बना दिया है। अरे किसकी जमीन छीनी जा रही है? पश्चिम बंगाल में मैं सुनाऊं वो बाइट आपको, अभी बाइट सुनाता हूं। आपके मंत्री कह रहे हैं कि ये ईडन गार्डन वक्फ का है, पश्चिम बंगाल का वो हाई कोर्ट वक्फ का है, राजभवन वक्फ का है। अगर ये सारा वक्फ का ही है तो ये बताओ कि इस वक्फ को लेके लोग क्या सोचे? ये जमीन तुम्हारी है, ये हाई कोर्ट तुम्हारी है, ये पार्लियामेंट तुम्हारा है। ये किस तरह के भ्रम फैला रहे हैं हिंदुस्तान में आप लोग? और आप दलील दिए जा रहे हैं कि वक्फ के लिए ये आंदोलन शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। तो दिखाओ ना आज यूपी में, उत्तर प्रदेश में किन इलाकों में वक्फ के नाम पे ये आगजनी हो रही है, पथराव हो रहा है? क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का, ये ममता बनर्जी का स्टेट स्पॉन्सर्ड इसको माना जाएगा। ये प्रदर्शन है जिसमें वायलेंस हो रही है और इसमें पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। आप बताइए। ठीक है, प्रसन्नजीत कुछ ऐड करना चाहते हैं? प्रसन्नजीत कुछ ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद मैं सोफिया खान के पास जाऊंगा। विनोद का एक स्टेटमेंट को लेके मैं आगे थोड़ा सा बता दूं कि विनोद ने कहा कि जाओ ना जाके उत्तर प्रदेश में जाके प्रदर्शन करो। ये फिरहाद हाकिम ने 2 दिन पहले यही बात कहा। उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि अपने गुनाह को छिपाने के लिए क्या क्या कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी लोग हिंसा कर रहे हैं, उपद्रवी है, ये सारे मिर्जाफर है और इनको क्षमता नहीं है कि बुलडोजर जोगी के राज में जाके, मतलब उन्होंने मान लिया कि जोगी ने अपने प्रदेश में ये बुलडोज चला के इस तरह की उपद्रवी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये इसी फिरहाद हाकिम ने बयान दिया 2 दिन पहले। तो मतलब इनका, मैं ये कहना चाह रहा हूं विनोद या निखिल, कि ये लोग अभी समझ नहीं पा रहा है कि अपने गुनाह को किस तरह से छिपाया जाए और किस तरह से पूरे देश के सामने ये एक निष्पाप बनने की कोशिश किया जाए। निखिल। ठीक है, सोफिया खान, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रही हैं।
जवाब देना चाह रही दरअसल। देखिए, विनोद जी ने कहा कि ममता बनर्जी हर जगह पहुंच जाती हैं। शायद देशवासियों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ये हर जगह का मतलब है कि वो कहीं भी वक्फ की मीटिंग में नहीं पहुंची हैं, पहली बात। दूसरी बात है 2011 के बाद वो जिस तरीके से दुर्गा पूजा, रामनवमी और जो भी पर्व है, हर जगह ममता बनर्जी पहुंचती हैं। तो अगर नमाज के वक्त ईद में पहुंच गई तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसा पाप कर दिया है। ये जो इस तरीके का कह रहे थे जैसे कुछ बहुत बड़ा गुनाह कर दिया ममता बनर्जी ने मुसलमानों के पर्व में जाकर। खैर, बहरहाल दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए बातें तो बहुत सारी हैं। दंगों के साथ दंगे, जहां पर भी दंगे होते हैं, दंगे हमेशा ही अप्रिय रहे हैं। दंगे जहां भी होते हैं वो ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। इनकी बात खत्म हो जाए सोफिया जी की, उसके बाद प्रसेनजीत आता हूँ। मुसलमान का जहां भी दंगे होते हैं वहां जाने जाती है, माल जाता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होते हैं, ये तो सबको पता है ना। लेकिन दंगे का रूट कॉज में भी तो जाना होगा ना कि उसका रूट कॉज क्या है। जाहिर सी बात है कि मुसलमान जो है खफा है, नाराज है, ये कहते हैं कि चंद भर मुट्ठी भर मुसलमान आप फिर वही बात कहने लगी सोफिया जी, आप फिर वही बात कहने लगी सोफिया जी कि अगर मुसलमान नाराज है तो हिंदुओं को मारकर भगा देगा क्या? अगर मुसलमान किसी कानून से नाराज है तो क्या हथियार उठा लेगा हाथ में? आप इसको वाजिब ठहरा रही हैं? आप कैसी बात कर रही हैं सोफिया जी? आप कैसी बात कर रही हैं सोफिया जी? आप मेरी बात सुनिए। क्या इस बात को इस देश में, इस संविधान में, क्या इस बात को कोई सच मानेगा? और क्या इस बात को कोई इस बात पर कोई भी मुतमईन हो सकता है कि अगर आप किसी कानून से, सुनिए सोफिया जी, अगर नहीं, आप सुनिए, आप नहीं, आपने जो बात कही ये बिल्कुल नहीं, आपने जो बात कही ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर इस देश में कोई भी वर्ग हो, केवल मुसलमान ही नहीं, अगर कोई भी नाराज है तो हथियार हाथ में नहीं उठा लेगा। अगर आप इस बात को शह दे रही हैं, नहीं, आपने भले ही शब्द नहीं दिए, लेकिन आपने कहा रूट कॉज में जाना चाहिए। रूट कॉज अगर उसका वक्फ का विरोध है तो क्या रूट कॉज में दंगे हो जाएंगे? आप ये कहना चाह रही हैं। फिर जो अगर डॉक्टर निखिल कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ आपने युद्ध घोषित कर दिया है तो गलत नहीं है। नहीं, इस तरह से मत चीखिए, आप इसका तर्क दीजिए। क्या आपको लगता है, सुनिए, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। नहीं, आप सुनिए सोफिया जी सुनिए, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। मैं चाह रहा हूं इसको आप एक्सप्लेन करें। नहीं, सुनिए, नहीं, आप एक्सप्लेन करें इस बात को, आप एक्सप्लेन करें इस बात को, आप एक्सप्लेन करें। सोफिया जी, इंक्वायरी छोड़िए, आप एक्सप्लेन करें कि क्या अगर इस देश में रूट कॉज की बात आप करेंगी, रूट कॉज अगर वक्फ है तो मुसलमान हथियार उठा लेंगे, हिंदुओं को मार के भगा देंगे जहां वो कमजोर होंगे? आप ये कहना चाह रही हैं? मुसलमान कहां हथियार उठा रहे हैं? ये तो तुष्टि कहां हुई है कि वो जो पलायन कर रहे हैं, वो कौन है? ये अभी तुष्टि नहीं हुई है कि मुसलमान ने मारा है। आप बोलिए दंगाइयों ने मारा है, उसको दंगाइयों को मुसलमान का नाम मत दीजिए। जो दंगा फैलाते हैं वो क्या गलत बात कर रही है? क्या तर्क है आपका? यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि आपस में वो खेल रहे थे, इन सबको चोट लग गई और वहां पहुंच गए। बारंबार यही कहता हूं। ठीक है, मैं डॉक्टर निखिल सिंह के पास जा रहा हूं। ठीक है, ऑल ऑडियो आउट, डॉक्टर निखिल सिंह, केवल डॉक्टर निखिल सिंह बोलेंगे। शिक्षकों के मामले में नहीं, सोफिया जी सुनिए, ठीक है, ये कोई तर्क नहीं है। मैं डॉक्टर निखिल सिंह के पास जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपके तर्कों का जवाब, आपका ये जो तर्क है, इसका जवाब डॉक्टर निखिल सिंह देंगे। आप दूसरे सुन लीजिए डॉक्टर निखिल सिंह के पास, बाकी सब शांत हो जाए। उनको भी सुन लो, आपका डॉक्टर निखिल सिंह, बाकियों का ऑडियो डाउन कर दीजिए भाई, इस तरह से चर्चा मत करिए। 2 मिनट उनको भी दे दो प्लीज। आप इतनी देर से बोल रहे थे, हम लोग एक बार भी मैंने किसी से बोला। आप डॉक्टर निखिल जी को बोलने दीजिए। जिस राज्य के मुखिया ने बार बार यह तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पारित आदेश है, जैसे कि 25,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति रद्द हुई, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने को बाध्य नहीं है, वो नहीं मानती है। दूसरी बात, जो वक्फ जो संशोधन विधेयक जो संसद ने पारित कर दिया, जो कि बाध्यता मूलक हर एक राज्य के पर, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि यह संशोधन या अधिनियम या कानून वो अपने राज्य में नहीं लागू होने देंगी। इससे पहले भी जो सीए को लेकर के जो कानून आया था, उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो होता है, उसको लेकर के भी ममता बनर्जी ने ऐसी बातें कही थी। तो केंद्र द्वारा पारित कानूनों के उल्लंघन करने की खुली धमकी देना
इस सरकार की नियत बन चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी धता बताना इस सरकार की आदत बन चुकी है। और इस तरह इन कानूनों के का विरोध करना एक तरह से एक संविधानेतर सत्ता का संचालक बनने की भूमिका में यहाँ की मुख्यमंत्री महोदय आ चुकी हैं। जिस और इल्जाम हम लोगों पर लगता है भारतीय जनता पार्टी पर, ये लोग संविधान बदल देंगे या ये कर देंगे, और जिन्होंने संविधान को तार तार करने का निर्णय का निश्चय करीब करीब डेली बेसिस पर जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, कानूनों की धज्जियां उड़ाती हैं, और राज्य प्रशासन का के शीर्ष पर बैठा जो व्यक्ति है वो ऐसी बातें करता है, तो उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मुझे लगता है कि इन आधार पर मैं यह कहने को बाध्य हूं कि उन्होंने संविधान के खिलाफ भी युद्ध का ऐलान कर दिया है। न सिर्फ हिंदुओं प्रधानमंत्री मुसलमानों को पंक्चर वाला कहते हैं। एक मिनट भी प्रधानमंत्री सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और बंगाल की जनता अब त्राहिमाम कर रही है और इनसे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में 2026 में अग्रसर होगी, ऐसा मेरा मानना है। निखिल जी, बंगाल को आप लोग हिंदू मुसलमान करके जीत नहीं सकते हैं। 2026 कोई बात नहीं है, लेकिन ये तर्क मैं उसमें जा नहीं रहा हूं सोफिया जी, लेकिन जो आपने ये तर्क दिया कि वहां मुसलमान नहीं मार रहे हैं हिंदुओं को, और वो तो दंगाइयों ने मारा है। कौन दंगाई हैं? आपस में हिंदुओं की लड़ाई हो गई और वो वहां पहुंच गए। अगर आप ये कहना चाह रही हैं तो ये आपका तर्क कोई लेने वाला नहीं। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सोफिया खान आपका, डॉक्टर निखिल आपका भी, विनोद मिश्रा जी आपका भी, प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ और जानकारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, दर्शकों कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।